नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम जो व्याख्यान श्रृंखला कर रहे हैं उसमें बीए भाग प्रथम में राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में अकबर का राजस्थान में प्रसार और मुख्यतः चित्तौड़ की विजय, इसकी पूरी समीक्षा हमने पहले व्याख्यान में की। और उदय सिंह की मृत्यु के बाद में राजस्थान के परिदृश्य का सबसे यशस्वी शासक महाराणा प्रताप इस धरा पर अवतरित हुआ, उसका शासन क्षेत्र प्रारंभ हुआ, उसकी चर्चा हम इस व्याख्यान में करेंगे। देखिए, महाराणा प्रताप जो था वह इतिहास पुरुष हुआ, उसने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। उसका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। उसकी माता जयवंताबाई थी जो सोनगरा के शासक अखेराज की पुत्री थी। इनका जन्म कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था और इनका विवाह जैसलमेर की राजकुमारी धीरजबाई के साथ हुआ था और कहा जाता है कि उन्होंने कुल 17 विवाह किए थे। प्रताप को उस क्षेत्र में कीका के नाम से पुकारा जाता था, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। और इनका जन्म जब उदय सिंह 32 वर्ष के थे तब इनका जन्म हुआ था। कीका का शाब्दिक अर्थ छोटे बालक को कहा जाता है, इसलिए ये बहुत ही प्रिय थे, सभी को बहुत ही ज़्यादा लोग इनको चाहते थे। प्रारंभ में ही इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण राजकीय संरक्षण के साथ में अपने पिता के साथ दुर्गम स्थितियों में भी इन्होंने अपना शिक्षण प्रशिक्षण लिया और ये मजबूत सिपाही सालार के रूप में तैयार हो गए। ये अच्छी देहधारी के व्यक्ति थे और शस्त्र विद्या में निपुण थे। प्रारंभ में ही जो रानियों की आपस में द्वेषता थी, कहा जाता है कि उदय सिंह का चरित्र बहुत मजबूत नहीं था। प्रताप सिंह उनके बड़े पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भट्टियानी रानी के कहने में आकर भट्टियानी रानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि प्रताप जो है वह हतोत्साहित भी हुए थे, लेकिन जैसे कि मैंने पहले चर्चा करी थी कि जैसे ही चित्तौड़ का पतन हुआ और चित्तौड़ के पतन होने और मानहानि होने से उदय सिंह बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु जब हुई तो उनकी अंतिम यात्रा जब निकल रही थी, होली का दिन था, तो कहते हैं कि उस समय सभी लोग सब यात्रा में चले गए, लेकिन भट्टियानी रानी और उसके कुछ सेवकों के द्वारा जगमाल को वहीं पर महल में ही रोक लिया गया। जब अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय प्रताप के छोटे भाई के द्वारा प्रताप को ये बात बताई गई कि पीछे से जगमाल का राज्याभिषेक कर दिया गया है। सारी क्रियाएं होने के बाद में प्रताप गोगुंदा की ओर चल दिए। बड़े परेशान हुए, लेकिन उसी समय गोगुंदा में सामंतों व सरदारों के द्वारा प्रताप का साथ दिया गया और प्रताप को वहीं पर रोक करके गोगुंदा में ही उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में जगमाल अकबर के पास चला गया और जीवन पर्यंत अकबर का शरणार्थी बनकर रहा। अकबर ने उसे मनसब प्रदान किया और उसने जीवन पर्यंत प्रताप के खिलाफ कार्रवाई की और 1583 ईस्वी में सिरोही के पास दंतानी के युद्ध में युद्ध करते हुए जगमाल इस दुनिया से चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। जब ये सारी परिस्थितियां बनी, अकबर बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। अकबर किसी भी स्थिति के अंदर यह चाहता था कि प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन प्रताप ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अकबर ने सीधे संघर्ष को टालते हुए, क्योंकि राजस्थान के लगभग राज्यों के द्वारा
अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी, तो उसके द्वारा 4 शिष्टमंडल प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए। अब जो प्रारंभिक स्थिति में जब उसको राज्य मिला, तो राज्य में देखिए कि मांडलगढ़, चित्तौड़, बदनौर, जहाजपुर, ये जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र थे, ये सारे के सारे किसके पास आ गए? मुगल आधिपत्य में आ गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रताप के पास आर्थिक स्थिति भी उसकी कमजोर हो गई, राज्य का क्षेत्र भी उसका बड़ा संचित सा हो गया। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा विरोध करना और भी कठिन कार्य हो गया था, और बाकी के जितने भी बड़े राज्य थे, उन राज्यों के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। जब ये सारी स्थितियां रही, आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, छोटा राज्य हो गया, बड़े राजाओं के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली गई, तो अकबर के द्वारा ये दबाव बनाया गया कि इसको समझा करके अधीनता स्वीकार करा लेने से पूरे राजस्थान के राजपूत राजाओं पर उसका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। तो उसके द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए। पहला जो शिष्टमंडल था उसके द्वारा वह जलाल खान, जो कि उसका प्रमुख सिपह सालार था, 1572 ईस्वी में प्रताप के पास भेजा गया, लेकिन प्रताप ने उसके किसी भी आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया और उसे वापस भेज दिया। ऐसे में जून 1573 ईस्वी में मानसिंह जो था आमेर का शासक, वह सुदूर से विजय करता हुआ इधर आ रहा था। तब अकबर के द्वारा उसे कहा गया कि वह जाए और उसको समझाए। कहते हैं कि मानसिंह जब वहाँ पर पहुँचा तो उदयपुर की पाल पर दोनों के मिलने का समय निर्धारित हुआ। इसमें अलग अलग वक्तव्य आते हैं। शाम के समय भोजन साथ करने की बात हुई, भोज रखा गया मानसिंह के सम्मान में, लेकिन वहाँ पर प्रताप नहीं पहुँचा और उसने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। जब इसका कारण मानसिंह ने पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मानसिंह समझ गया कि अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर देने के कारण प्रताप उनको उच्च श्रेणी का नहीं मानता था। वह काफ़ी नाराज हुआ और बिना भोजन किए हुए चला गया। और इसी मानसिंह ने लगातार अकबर को इस बात के लिए उकसाया, क्योंकि वह प्रताप को इस अपमान के लिए दंडित भी करना चाहता था कि वह वहाँ पर आक्रमण करे और उसको विजित करे। अलग अलग इतिहासकारों ने इस प्रसंग की अलग अलग व्याख्या की है। ऐसे में तीसरा शिष्टमंडल भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा गया सितंबर 1573 ईस्वी में। उसने भगवंत दास का मान सम्मान किया, लेकिन उसने किसी भी प्रकार से अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। यहाँ पर भगवंत दास के मान में कहा जाता है कि उसने अपने पुत्र को अकबर के दरबार में भेजा। इसके भी अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसे स्रोत कहते हैं कि वह अमर सिंह उसके दरबार में गया, लेकिन अकबर तो महाराणा प्रताप को अपने दरबार में देखना चाहता था, जो कि संभव नहीं हुआ। ऐसे में चौथा शिष्टमंडल दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के पास पहुंचा। टोडरमल अकबर का विश्वास पात्र मंत्री था। उसने जाकर के उसको समझाया, लेकिन प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से आदरपूर्वक मना कर दिया। जब इस प्रकार की सारी वार्ताएं हुई और चारों शिष्टमंडल असफल हो गए और मानसिंह, जो कि लगातार अकबर को इस बात के लिए उकसा रहा था कि महाराणा प्रताप को दंडित किया जाना चाहिए, युद्ध की विभीषिका होना आवश्यक हो गया था। इसका परिणाम ये निकला, इन शिष्टमंडलों के विफल होने का, चारों वार्ताएं विफल होने के बाद दोनों शक्तियों में संघर्ष होना असंभावी हो गया था। ऐसे में इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ, जिसमें प्रताप ने स्वयं बागडोर संभाली व मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के शासक मानसिंह ने किया।
यह युद्ध अब संभावी हो गया था। युद्ध की विभीषिका खिंच गई थी, युद्ध की विभीषिका बन गई थी। और इसके ये मूलभूत कारण रहे कि प्रताप के सामने दो स्थितियां थी कि या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार करे और अपने क्षेत्र पर शासन करता रहे, या उसके द्वारा घोर विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी संघर्ष की स्थिति बनाए और अकबर का सामना करे। स्वाभिमानी प्रताप के द्वारा दूसरे विकल्प को चुना गया। वह सामान्य जीवन नहीं जीना चाहता था। उसने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा किया, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया, और इस संघर्ष के लिए उसके समझ में आ गया था कि उसे एक सशक्त सेना की आवश्यकता होगी। और उस सशक्त सेना के लिए इस समय उसको सहयोग दिया गया भील जाति के द्वारा। भील जाति ने पूरी तरह इसके साथ, प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया और मुगल सेना को छापामार युद्ध पद्धति में अनेक जगहों पर पछाड़ा। जीवन पर्यंत अकबर को इस बात का मलाल रहा कि वह महाराणा प्रताप को कभी भी पूर्ण पराजित नहीं कर पाया। इसकी समीक्षा हम तीसरे व्याख्यान हल्दी घाटी के युद्ध में करेंगे, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में कौन से ऐसे मूलभूत कारण थे जिसके कारण हल्दी घाटी का युद्ध असंभावी हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध के कारण, और फिर हल्दी घाटी युद्ध के क्या परिणाम रहे। इन सारी बातों की समीक्षा हम अगले व्याख्यान के अंदर पूर्ण रूप से समाहित करते हुए रखेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि जिस सेना का नेतृत्व प्रताप के साथ किया गया, उस सेना के साथ दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के विरुद्ध में अकबर की विशाल सेना, और उस विशाल सेना के साथ संघर्ष करते हुए भी उसने कभी घुटने नहीं टेके। इसलिए अब तीसरा जो व्याख्यान होगा उसमें हल्दी घाटी युद्ध के कारण और उसके परिणामों की समीक्षा हमारे द्वारा की जाएगी। धन्यवाद।